कार्तिक जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया बुके देकर माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं गृह मंत्री जी का, उनके पूरे स्टाफ का, जितने लोग यहाँ पर हमारे माननीय अतिथि आए हैं। और सबसे फख्र की और अच्छी बात मेरे लिए ये है कि जितने अवार्डीज हैं उनके परिवार भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक जब साहसी व्यक्ति बनता है तो वो अकेले नहीं बनता, उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है, क्योंकि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने परिवार को पीछे छोड़कर कहीं रेगिस्तान में खड़ा होता है, कहीं वो जंगलों के अंदर खड़ा होता है, कहीं वो बर्फ के बीच खड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से इनके परिवारों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सर, मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग आपको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अर्धसैनिक बलों के लिए सरकार क्या सोचती है, क्या कर रही है, और आप किस तरह से पूरे सिस्टम को मॉनिटर करते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि इन अर्धसैनिक बलों का कंट्रीब्यूशन आपकी नजर में कितना बड़ा है इस देश के लिए, क्योंकि हम सेना की हमेशा बात करते हैं लेकिन अर्धसैनिक बलों की बात कम कर पाते हैं, अर्धसैनिक बलों को कम समझ पाते हैं। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो जवान अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए शहीद हुए हैं, अथवा किसी ऑपरेशन के दौरान वह दिव्यांग हुए हैं, ऐसे जवानों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए इस इंडिया न्यूज परिवार ने कार्यक्रम आयोजित किया है। सामान्यतः मैं कार्यक्रमों में जाता नहीं हूं, लेकिन इंडिया न्यूज ने जब मुझे इस बात की जानकारी दी कि यह हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों के लिए यह कार्यक्रम हुआ था, मैंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और अपनी कंसेंट मैंने दे दी कि निश्चित रूप से मैं कार्यक्रम में आऊंगा। हर व्यक्ति से सच्चाई से परिचित है कि हम भारत को यदि हम बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं, भारत को यदि हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हैं, भारत का मस्तक हम सारी दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं, तो जब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा, भारत में अमन अमान के हालात नहीं होंगे, तब तक इस लक्ष्य को किसी भी सूरत में हासिल नहीं किया जा सकता। विडंबना यह है कि आजादी हासिल होने के कुछ ही वर्षों के बाद इस देश में आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद ने सिर उठाना प्रारंभ किया था और लंबे समय से यह सिलसिला चला आ रहा है। और आज हालात इस प्रकार के पैदा हो गए हैं कि इनकी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को खोना पड़ता है, उन परिवारों को खोना पड़ता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन इतनी बात मुझे विश्वास के साथ कह सकता हूं और अपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों और अधिकारियों पर मुझे नाज है, क्योंकि 2.5-3 वर्षों से बहुत ही नजदीक से उनके कामकाज को मैं देख रहा हूं कि अपनी जान की परवाह न करते हुए भी आज देश में ऐसे हालात पैदा किए हैं कि माओइज्म का प्रभाव जिस सीमा तक बढ़ चुका था, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% की कमी 2.5 वर्षों में लाने में हमारे सीएफजेपीएफ के जवानों ने कामयाबी हासिल की। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी से भी आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं।
कितने उग्रवादी संगठन नॉर्थ ईस्ट में हैं, इसकी मैं चर्चा करूं। मैं सही यदि बतलाना चाहूं तो मुझे भी कठिनाई होगी। 75 हैं कि 100 हैं कि 125 हैं। आए दिन हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में कोई न कोई एक उग्रवादी संगठन वहां खड़ा हो जाता है। बहुत सारे उग्रवादी ऐसे संगठन हैं जो अपने हथियार हाथ में लेकर दहशत पैदा करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं और तरह तरह की उनकी डिमांड्स हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मुझे कहते हुए यह खुशी है कि 2.5-3 वर्षों के अंदर हमारे सीएपीएफ के जवानों का ही यह करिश्मा है और वहां के हमारे लोकल पुलिस का भी जो सहयोग रहा है नॉर्थ ईस्ट का, कि उसके परिणाम स्वरूप आज मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी आज के 2.5-3 साल पहले जितनी थी उसमें 70 to 75% की कमी आ गई है। यह कैसे आई है, क्यों आई है, मैं समझता हूं कि इतने बड़े फोरम पर उसकी चर्चा करनी भी नहीं चाहिए और करने का कोई औचित्य भी नहीं है। लेकिन इसका पूरा का पूरा श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहता हूं तो अपने सीएपीएफ के बहादुर जवानों और अधिकारियों को ही देना चाहता हूं। अधिकारियों की भी लीडरशिप की भी एक अहमियत होती है। अच्छी जब तक लीडरशिप नहीं मिलती तब तक जो हमको रिजल्ट हासिल करना चाहिए वो रिजल्ट हासिल हम नहीं कर पाते। आतंकवाद का जहां तक सवाल है उसके बारे में ज्यादा मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। हमारे बहादुर सेना के जवान भी जिस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। शायद आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि 1 साल के अंदर लगभग 160 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की है। 160, वह संख्या अब शायद अधिक भी बढ़ गई होगी और यह अब तक का अपने में एक रिकॉर्ड है अपने में। विडंबना यह है कि हमारे बहुत सारे जवानों को अपनी जिंदगी खोनी पड़ी है, बलिदान हुए हैं। उसी में यदि जम्मू कश्मीर की यदि मैं चर्चा करूं, वहां के हालात किस प्रकार के हैं। कोशिश भरपूर की है, तहे दिल भरपूर कोशिश की है और मैंने कहा है, यहां तक संसद में भी मैंने कहा है कि मैं कश्मीर की समस्या का समाधान अपने ऊपर नहीं लेना चाहता तो सरकार को इसका श्रेय मिले इसकी चिंता नहीं है। मैं तो हिंदुस्तान की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी संगठन हैं और हिंदुस्तान के हर नागरिक का सहयोग लेकर हम कश्मीर की समस्या का समाधान करना चाहते हैं। आज कश्मीर की समस्या कैसी है उससे भी आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, जानकारी आपको होगी कि जब आतंकवादियों के खिलाफ हमारे सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लड़ते हैं, जूझते हैं, उस समय गांवों से निकलकर कुछ नौजवान उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। और इस बात का भी खुलासा है, इस बात के भी हम लोगों के पास इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, पाकिस्तान के द्वारा उनको पर मंथ कुछ न कुछ पेमेंट किया जाता है। कितने स्टोन किसने फेंके उस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। सोशल मीडिया के डिफरेंट एप्लीकेशंस के द्वारा मैसेज दिया जाता है गांव गांव तक, फला जगह ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर नौजवानों को पहुंचना चाहिए। और यह ग्रुप्स यदि बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया का एप्लीकेशन करने वाले, वो भी पाकिस्तान में बैठे हैं। इन्फिल्ट्रेशन भी पाक स्पॉन्सर्ड है, टेररिज्म भी पाक स्पॉन्सर्ड है। जूझ रहे हैं हमारी सेना के जवान और सब सारे लोग। लेकिन आप सच्चाई जानते हैं, ईश्वर का वरदान है उन्हें कि शौर्य और पराक्रम उन्हें मिला है। और इस सच्चाई से भी आप अच्छी तरह परिचित होंगे। जिंदगी में बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं और बेची जा सकती हैं, लेकिन शौर्य और पराक्रम न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। यह तो ईश्वर प्रदत्त एक वरदान है। और मुझे लगता है कि जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, ऐसे सारे जवानों को
ईश्वर ने देश की सेवा के लिए उनके अंदर शौर्य और पराक्रम को कूट कूट कर भरा है, तब इस धरती पर परमात्मा ने उन्हें उतारा है। देश की सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए उतारा। कैसा देशभक्ति का जज्बा होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी 16 साल, 18 साल, 21 साल के जवानों के अंदर क्या था? हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेते थे। राष्ट्रवाद का जज्बा था, देशभक्ति का जज्बा था। मुस्कुराते थे, फांसी होने वाली है, मुस्कुरा रहे हैं। तो देशभक्ति का जज्बा भी यह ईश्वर प्रदत्त होता है, मां बाप के खून से मिलता है। मां बाप के खून का असर होता है, और यही देशभक्ति का जज्बा आज हमारे सारे सुरक्षा से जुड़े हुए जवानों और अधिकारियों के अंदर है कि आज इस हद तक हमारा यह भारत सुरक्षित है। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। यहां पर हमारे डायरेक्टर जनरल बीएसएफ बैठे हुए हैं, मिस्टर के शर्मा। मैं टेकनपुर गया था, मध्य प्रदेश। बीएसएफ एकेडमी है वहां। रात को सारे अधिकारियों का एक कार्यक्रम था, डिनर था। कुछ ग्वालियर की डिग्निटरीज भी उसमें भाग लेने के लिए आई थी। दिव्यांग बच्चों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया था बीएसएफ ने। आप यह कल्पना करिए, संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वह भी बीएसएफ ने दिव्यांग बच्चों के माध्यम से आयोजित किया था। बहुत अच्छे मशहूर गायकों को उसमें आमंत्रित नहीं किया था। मुझे डायरेक्टर बीएसएफ ने एक नौजवान का, असिस्टेंट कमांडेंट का परिचय कराया, जिसका नाम था संदीप मिश्रा। और उन्होंने बतलाया कि साहब इसकी दोनों आंखें चली गई हैं। मैंने पूछा कैसे चली गई? उल्फा उग्रवादियों से लड़ते हुए उसने अपनी दोनों आंखें गंवाई थी। लेकिन उसके संदीप के चेहरे को मैं देख रहा था, कितना चार्मिंग फेस था उसका, कितना कॉन्फिडेंस था। दोनों आंखें गई हैं बंद किए हुए। जो कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति के चेहरे पर दिख रहा था, जो मुस्कुराहट दिख रही थी, मैं बहुत ही इमोशनल हो गया। और फिर उसके बाद उसने गाना सुनाया, मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो उसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में जब मैंने जानकारी हासिल की, तो मुझे बतलाया गया कि साहब ये 2002 में शायद उसकी दोनों आंखें चली गई थी। तो मैंने कहा शादी हुई है कि नहीं? तो लोगों ने कहा कि अंधे होने के 2-4 साल के बाद मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट इसने भी अपना दिया कि मैं शादी करना चाहता हूं। एक लड़की, यदि नाम नहीं बोल रहा हूं तो इक्ष्वाकु, या लड़की का नाम इंद्राक्षी, सिद्धार्थ नगर की रहने वाली वो लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है। लोगों ने मुझे बतलाया कि साहब इंद्राक्षी ने कहा कि मैं शादी करूंगी इस नौजवान के साथ। और उसने कहा जिसने देश के लिए अपनी आंखें गंवाई हैं, उसकी जिंदगी की रोशनी में बनना चाहती हूं, उसकी जिंदगी के लिए मैं आंख बनना चाहती हूं, नजर में बनना चाहती हूं। आप मिलिए उस लड़की से, अच्छे परिवार की लड़की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई। मैंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। तो डीजी वगैरह ने कहा कि साहब हम लोग कल चाय पर उसको बुला लेंगे। मैंने कहा ना, बुलाएंगे नहीं, मैं खुद चलकर उसके घर जाऊंगा, असिस्टेंट कमांडेंट के घर जाऊंगा और उस बेटी से मैं मिलूंगा। और मैं गया। वह तो सीएपीएफ की जवान नहीं थी, लेकिन कैसा देशभक्ति होगा, और उस बेटी से मैं मिलूंगा। और मैं गया। वह तो सीएपीएफ की जवान नहीं थी, लेकिन कैसा देशभक्ति का जज्बा था उस बेटी के अंदर, उस बहन के अंदर, जिसने कहा कि जिसने देश के लिए आंखें गंवाई हैं, उसकी नजर मैं बनूंगी। यह जज्बा है,
यह जज्बा, तब यह देश सुरक्षित है। और मैं समझता हूं कि जितना करना चाहिए इन नौजवानों को, मैं स्वीकार करता हूं, उतना नहीं हो पाया है। बहुत कुछ करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे वेलफेयर बोर्ड बने हैं और समाज क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग आकर सहयोग करना चाहते हैं। अभी तो 2 साल पहले ही एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि सरोजिनी दामोदरन यशदी फाउंडेशन, इन्फोसिस का उनका कुछ काम है, उन्होंने हमसे मिले और उन्होंने कहा कि साहब हम कुछ सहयोग करना चाहते हैं। लगभग 300 बच्चों को स्कॉलरशिप की, जब तक ये बच्चे पढ़ेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के शहीद जवानों के, मैं बच्चों को मैं पूरी स्कॉलरशिप दूंगा, खर्च उठाऊंगा। ऐसे ही कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फंड से भी स्कॉलरशिप कुछ बच्चों को दी जाती है। लेकिन एक फैसला मैंने जरूर किया है कि जो हमारे जवान शहीद होंगे, कम मिल पा रहा है, शहीद होने के बाद उनके परिवारों को जो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने अब तय किया है, कोशिश हमारी और कुछ है लेकिन उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, देखता हूं ईश्वर की कृपा से कितना कर पाता हूं। मैंने तय किया कि शहीद होने वाले जवान के परिवार को किसी भी सूरत में 1 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलना चाहिए। और यदि जरूरत यदि हमको महसूस हुई, अब जरूरत पड़ेगी तो मैं कारपोरेट जगत के सामने जाकर हाथ फैलाऊंगा, झोली फैलाऊंगा, जनता के सामने झोली फैलाऊंगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता ऐसे परिवारों को मिलनी चाहिए। और भी कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं, अब देखता हूं कितनी कामयाबी मिल पाती है, लेकिन आश्वस्त हूं कि कामयाबी मिलेगी। कुछ करेंगे। जो दिव्यांग परिवार हैं उनके लिए भी क्या हो सकता है, करेंगे कुछ। और भी हाल की एक घटना है कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, हमारी बात हुई, उन्होंने अपनी तरफ से पहल की कि मैं भी शहीद परिवारों के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए की सहायता दी है इस मामले में, और आगे भी कहा है कि और भी हम मदद करेंगे। ये कार्यक्रम करने वाले हैं हम लोग, उसमें आएंगे भी। तो समाज जीवन से निकलकर लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन अंत में इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि किसी की जिंदगी को पैसे के आधार पर नहीं आंका जा सकता। उनकी जिंदगी की कीमत 1 करोड़ रुपया, कुछ लाख या 2 करोड़ रुपया, इसमें नहीं आंका जा सकता। लेकिन एक परिवार के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, इसलिए थोड़ी बहुत जो समाज की तरफ से मदद होती है, सरकार की तरफ से मदद होती है, वो उनको मिलती है। हाउसिंग सेटिस्फैक्शन लेवल को लेकर भी हम लोग चिंतित हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। परिवार छोड़कर रहना पड़ता है जवानों को सीमा पर। अब इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की चिंता करती है, महीनों गुजर जाते हैं, कभी कभी 24 घंटे जगह रहना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है नक्सल क्षेत्रों में, इधर उधर। लेकिन आप ये कल्पना करिए, जिसको कि नौजवान होते हैं, 22 साल, 24 साल, 25 साल की, अपनी पत्नी को, अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर जब 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाहर रहना पड़ता है, बात भी नहीं हो पाती है, क्या गुजरती होगी। हर परिवार इसका एहसास कर सकता है। लेकिन सचमुच एक देशभक्ति का जज्बा है जो सब कुछ न्यौछावर करके इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की तड़पन उनके अंदर पैदा करता है। वो जज्बा ही है। ये जज्बा बना रहे, इसके लिए मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनसंख्या है, तो 250 करोड़ लोगों के हाथ इन हमारे सेना के जवानों के लिए, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए और सुरक्षा के जवानों के लिए खड़े रहेंगे बराबर, ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद सर। बहुत इंस्पायरिंग आपका स्पीच रहा सभी लोगों के लिए। सभी लोगों ने सुना और आपने जो बात कही
कि कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, उसने दिल को, सभी के दिलों को छुआ है, क्योंकि वाकई अंत में जो सबसे जरूरत महसूस होती है लिविंग के लिए वो क्या है हम सब लोग जानते हैं। सर, आपके वक्त में 11% ज्यादा बजट आउटले हुआ है होम मिनिस्ट्री के लिए, तो क्या इस बजट आउटले से अर्धसैनिक बलों को मॉडर्नाइज करने की आपकी कोई योजना है? क्योंकि कई बार ये सवाल उठता है कि नहीं, हमको और मॉडर्नाइज करना चाहिए जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनको। जो कुछ भी है और आगे भी जो कुछ भी होगा वो बराबर कम रहेगा, उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। पर्याप्त नहीं कहा? ना, बिल्कुल नहीं, पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसी भी सरकार की एक सीमा होती है, इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति होगा, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा, उसको पर्याप्त नहीं मानेगा। लेकिन मैं इतना आश्वस्त हूं जो जज्बे को मैंने देखा है, क्योंकि एक जो भाव एक लेकर मन के अंदर आते हैं, देश के प्रति एक सेंस ऑफ प्राइड, एक जो गौरव का जो भाव होता है, उसके लिए चाहे जितनी भी मुसीबतें रहें, उसके लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देने की तड़पन दिल के अंदर बनी रहती है, भले ही खाना न मिले, कपड़ा न मिले, सब कुछ न मिले। यह तो बहुत बड़ा ईश्वर का वरदान है। और जो भारतीय जीवन मूल्यों में विश्वास करते हैं, मैं कहता हूं कि सचमुच तपस्या करने से बहुत सारे लोगों को जीवन में मोक्ष मिलता है, लेकिन सबसे पहले परमात्मा यदि मोक्ष देता होगा तो देश के लिए बलिदान करने वाले हमारे जवानों को मोक्ष देता होगा। सर, 2 बहुत छोटी छोटी सी बातें, मुझे पता है आपके पास वक्त बहुत कम है। मुझे एक अर्धसैनिक बल के भाई ने कहा कि मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछूं। उनका ये कहना था कि सेना की तरह उनको फैसिलिटीज और सुविधाएं और तनख्वाह क्यों नहीं मिलती, क्योंकि सेना के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए सरकार ने ओआरओपी को लागू किया है। बहुत सारी चीजें दिल में हैं, लेकिन मैं समझता हूं बहुत सार्वजनिक रूप से इन सब मुद्दों पर बहुत चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्लोज डोर ही इन सब सारी चीजों पर चर्चा करनी चाहिए। मानकर चलिए वो भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए कोशिश कर रहा हूं, अभी है 2.5 साल का समय, चाहता हूं बहुत कुछ, लेकिन बहुत खोलकर नहीं बोल सकता। अब बोलना भी आप चाहेंगे तो हो जाएगा, मुझे पता है, सब ईश्वर की कृपा है। आप चाहेंगे तो जरूर होगा। एक आखिरी चीज सर, कश्मीर में आपने अभी कमेंट किया कि कश्मीर में जो हालात हैं उसके पीछे पाकिस्तान के लोग पैसे दे रहे हैं, जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, गिन के पैसे दे रहे हैं कि कितने पत्थर फेंके गए। ऐसा हालात जब है, और हम ये भी जानते हैं कि नक्सलिज्म और एक्सट्रीमिज्म के लिए भी हमारे कई पड़ोसी जिम्मेदार हैं, तो क्या ऐसे में कल बीसीसीआई से एक रिक्वेस्ट आया है कि हमको क्रिकेट खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है और एज ए होम मिनिस्टर राय क्या है? मैं जानता हूं कि इसका मैं जवाब दूंगा तो जरूर कंट्रोवर्सी होगी। तो पत्रकार कंट्रोवर्सी के लिए सवाल पूछता था, लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, पर सवाल ही खड़ा हो गया है क्योंकि आज सब जगह फ्रंट पेज खबर है। बस मैं पाकिस्तान से यही अपील करूंगा कि पाकिस्तान इस टेररिज्म को स्पॉन्सर करना बंद करे, ताकि हम बेहतर माहौल में क्रिकेट खेल सकें। आज के माहौल में नहीं, मैंने इतना कहा ताकि बेहतर माहौल में हम लोग क्रिकेट खेल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहता हूं कि अवार्ड की शुरुआत हो जाए। कुल 13 अवार्डीज हैं हमारे सामने और सबकी अलग अलग कैटेगरी है। कोई सीआईएसएफ से है, कोई बीएसएफ से है, कोई सीआरपीएफ से है, और उनकी शौर्य गाथा भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आईटीवी नेटवर्क के मन में आखिरकार आया क्यों कि ऐसा सम्मान समारोह हमको करना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी शोरील आईटीवी नेटवर्क के बारे में, और उसके बारे में इस शौर्य सम्मान के पीछे, अर्धसैनिक बलों के सम्मान के पीछे हमारा मकसद क्या है। इंडिया न्यूज, खबरों की दुनिया का नया शहंशाह, खबरों की दुनिया का सबसे भरोसेमंद नाम, इंडिया न्यूज। देश के अव्वल चैनलों में बेहद
23 तर्रार। अभी यहाँ पर इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश की जा रही है। सूखे के हालात जस्ट तक बने हुए, यहाँ अभी अभी एक बम जो है वो गिरा है। आम आदमी की सबसे मजबूत आवाज, मेरे सीने तक ये पानी आ रहा है, ये बर्बादी है बिहार की। देश की राजनीति की तह तक की बात। जिन्होंने काला धन जमा कर रखा था उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। जैसे ही ये पैसे मिलेंगे तो परेशानी खत्म होती हुई नजर आएगी। श्रमिक रिकवरी व्हीकल के अंदर आ चुके हैं। ये एक रेडियो स्टेशन यूनिट है, बहुत टफ है। हिंदुस्तान की सरहद के हालात हो या फिर बुनियादी सवाल, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपने एफिडेविट में ही माना है कि एक बार में 3 तलाक आपत्तिजनक है। लोग नहीं मानेंगे। बहुत बड़ी खबर, बीजेपी शानदार प्रदर्शन कर रही है। 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे है। बुनकरों की एक बड़ी जमात बनारस के जीवन का लंबे समय से हिस्सा रही है। बहुत सारे सपने और बहुत सारी उम्मीदें हर साल पालते रहे हैं, हर व्यवस्था में पालते रहे हैं, लेकिन बार बार उन्हें नाकामी हाथ लगती है, बार बार निराशा हाथ लगती है। पहली बार बगदादी का तबाही से सामना हो रहा है। खेल में बड़े खेल की बात, पिछले 1-1.5 सालों में जो कुछ विराट कोहली ने किया है, जो आज तक कोई भी क्रिकेटर नहीं कर पाया। जन जन के मन की बात हो या फिर संघर्ष से उपजी बेटियों की कामयाबी की दास्तान। Congratulations India News! भरोसेमंद खबर और खबरों की बारीक पड़ताल का नाम है इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। ITV की कामयाबी के इस सफर के साथ हैं इंडिया न्यूज के 4 रीजनल चैनल्स। हरियाणा में अपनी शुरुआत से ही नंबर 1 इंडिया न्यूज हरियाणा। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और इंडिया न्यूज राजस्थान। अफवाहों के शोर में सच्ची खबरों का एक्स फैक्टर है हम, न्यूज एक्स। हर सच बेनकाब करने का हम में है दम, द संडे गार्जियन। आज के समाज का सच हो जानना, आज समाज। मनोरंजन का खेल हो, सहारा 1। दुनिया के सबसे ताकतवर रेसलर्स का मुकाबला, तो रेसलिंग लीग या खेल से मनोरंजन, PWN। फैशन के संसार से FTV। जिंदगी के हर सरोकार तक हम हैं ITV नेटवर्क, कनेक्टिंग डॉट्स। तो इस मंच से मैं उन तमाम दर्शकों का अभिनंदन करना चाहूंगा, उनका इस्तकबाल करना चाहूंगा, जिन तमाम लोगों ने इस चैनल को, इसके तमाम चैनलों को, इसके अखबार को इतना प्यार दिया है। जितने भी इवेंट हम कराते हैं अपने एरिया के नंबर 1 इवेंट हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोच ने हमको शौर्य गाथा करने के लिए प्रेरित किया? आखिर अर्धसैनिक बल ही क्यों? इसी सोच को हम बता रहे हैं इस छोटी सी छोटी में। न्यूज टेलीविजन के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ जब पैरामिलिट्री के बहादुर जवानों की कहानी बतौर सीरीज इंडिया न्यूज पर दिखाई गई। शौर्य गाथा में हमने अर्धसैनिक बलों के उन शूरवीरों की कहानियों को समेटा है जिन्होंने देश के लिए बहादुरी की नई लकीरें खींची। इस सीरीज की पहली कड़ी में हमने हिंदुस्तान के ओसामा गाजी बाबा को ढेर करने वाले नरेंद्रनाथ दुबे धर की बहादुरी दिखाई। ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों तरफ से चली। फायरिंग के दौरान हमें ऐसा लगा कि कोई एक इंसान हाइड आउट के एग्जिट पॉइंट पे वो लटका पड़ा है। बाद में उसकी शिनाख्त गाजी बाबा के तौर पे हुई। जब जिसको जहां मौका मिला देश के इन शूरवीरों ने दुश्मनों की वो हालत की कि वो आंख न उठा सके। जो गोली लगना है कभी भी कैसे भी लग सकता है। और एनकाउंटर हम देखते बोला तो हमको थोड़ा बोल्ड हो गया हम। इनसे मिलिए, ये CRPF के डिप्टी कमांडेंट RK सिंह है।
देश के लिए नक्सलियों से लड़ते हुए एक पैर गंवा दिया, लेकिन आज भी हिम्मत और हौसले ये सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट आर.के. सिंह हैं। देश के लिए नक्सलियों से लड़ते हुए एक पैर गंवा दिया, लेकिन आज भी हिम्मत और हौसले की उड़ान भरते हैं। और जैसे मैं गिरा, मैंने उससे जब देखा, अरे मेरा पैर भी उड़ गया है, तो देखा ब्लड पूरा निकल के रहा है। बीएसएफ के कमांडेंट वीपी पुरोहित तो बडगाम में आतंकवादियों से सीधे भिड़ गए, 2 को मार गिराया और देश पर जान न्यौछावर कर दी। आज एक लेडीज मेरे पास आ रही थी तो मेरा मन अंदर से डर रहा था। लास्ट में 2 लेडीज आई, मैंने कहा तुम लोग रोते रोते आए, क्या हो गया क्या हो गया? तो जैसे वो तो मेरे हाथ पांव छोड़ दिए, उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आईटीबीपी के इंस्पेक्टर मनजीत सिंह ने अफगानिस्तान के हेरात में तिरंगे की शान को दुनिया के सामने ऊंचा उठाए रखा। इंडियन कॉन्सुलेट पर हुए हमले को दिलेरी से नाकाम कर दिया। आईटीबीपी ने पहले भी इस तरह के ऑपरेशंस में अपना लोहा मनवाया है और इसमें भी मनवाया है और आगे आईटीबीपी ऐसे ही काम करती रहेगी। कहानी एक नहीं दर्जनों है। असम राइफल के सूबेदार गणेश नाथ की बहादुरी के बारे में सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मणिपुर के घने जंगलों में उन्होंने अकेले 3 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया। सीआईएसएफ के सलीम खान और धर्म सिंह की जोड़ी ने झारखंड के बोकारो चतरा में फैले कोल माइंस इलाके में नक्सलियों से पूरी रात डटकर मुकाबला किया। वीर जवानों की शौर्य गाथा का ये सिलसिला थमता नहीं और शायद यही वजह है कि इनके रहते हम और आप, हम सब चैन की नींद सोते हैं। इंडिया न्यूज इन शूरवीरों की बहादुरी को सलाम करता है। शौर्य गाथा अर्धसैनिक बलों की वीरता की तूफानी कहानी। ओवर टू यू कविता। वाकई दीपक जी, कहा यही जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, लेकिन देखिए ऐसी तूफानी तैयारी अगर होगी तो दुश्मन के दांत तो खट्टे होंगे, लेकिन साहस और सफलता दोनों शोर मचा देगी। और बिना वक्त गवाए अब शुरू करते हैं हम सम्मान समारोह का सिलसिला। और श्री राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है ना, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है, ये फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस है। तो दीवारों का जो दम है वो तो हमने आपको दिखा दिया। अब सम्मान समारोह की भी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कीर्ति चक्र से सम्मानित एनएनडी दुबे को। ये डीआईजी है बीएसएफ के, दुबे जी। कीर्ति चक्र से सम्मानित एनएनडी दुबे नरेंद्र नाथ धर दुबे, डीआईजी बीएसएफ। इन दिनों डेपुटेशन पर एनआईए में इन्होंने हिंदुस्तान के उसामा बिन लादेन कहे जाने वाले गाजी बाबा को मार गिराया। वो गाजी बाबा जो जैश-ए मोहम्मद का ऑपरेशनल हेड था, संसद पर हमले का मास्टरमाइंड, जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमले का मास्टरमाइंड, IC-814 इंडियन एयरलाइंस के विमान की किडनैपिंग का मास्टरमाइंड, जम्मू कश्मीर से लेकर देश के दूसरे राज्यों में 30 बड़े आतंकी हमले में उसका नाम था। उस गाजी बाबा को 30 अगस्त 2003 को एनएनडी दुबे के साथ बीएसएफ के चुनिंदा जवानों की टीम ने श्रीनगर के डाउनटाउन। और अब प्रेम विश्वास जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, बीएसएफ में डिप्टी कमांडर। प्रेम विश्वास बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट, राष्ट्रपति पुलिस गैलेंट्री से सम्मानित। 30 जून 2006 को उत्तरी कश्मीर के बांदीपुर में प्रेम विश्वास की अगुवाई में बीएसएफ ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया। ये आतंकी बांदीपुर के जिस इलाके में छिपे थे वो इलाका रिहायशी था। लश्कर-ए-तैयबा ने इसी जगह पर ऑपरेशनल आर्म्स डिपो भी बना रखा था। वो इस सफल ऑपरेशन में तबाह हो गया। और अब एस इलंगो, डीआईजी सीआरपीएफ, कृपया मंच पर आएं।
इलंगो, डीआईजी सीआरपीएफ। 23 फरवरी 2013 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ के ऑपरेशन को लीड करते हुए इलंगो ने 100 से ज्यादा नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, आगे बढ़कर उनकी सप्लाई चेन तोड़ डाली। रात भर चले एनकाउंटर में माओवादियों का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि अगले 2 सालों तक इस इलाके में वो सिर नहीं उठा सके। इतना ही नहीं, पंजाब में आतंकवाद के दौरान भी इलंगो ने होशियारपुर में एसपी ऑपरेशन के पद पर रहते हुए एक बड़ा सफल ऑपरेशन किया। साहब के सफर को आगे बढ़ाएं, उन्हें सलाम करें। उससे पहले मैं मिस्टर जॉर्ज कुरुविला को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बेसिल के। सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। और अब इंस्पेक्टर निवेदन है कि आप मंच पर आएं। इंस्पेक्टर मनजीत सिंह जी, आपसे निवेदन है कि आप कृपया मंच पर आएं। इंस्पेक्टर मनजीत सिंह, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP, शौर्य चक्र से सम्मानित। 23 मई 2014 को अफगानिस्तान के हेरात में इंडियन कॉन्सुलेट पर हुए आतंकवादी हमले को नाकाम करने में इनकी बड़ी भूमिका रही। अपनी बेजोड़ सूझबूझ और नेतृत्व की बदौलत मनजीत सिंह ने न सिर्फ 3 आतंकवादियों को मार गिराया, बल्कि कॉन्सुलेट में घुसने की आतंकियों की कोशिश भी नाकाम कर दी। इतना ही नहीं, एक सफल और जिम्मेदार वतन के सिपाही की तरह मनजीत ने एनकाउंटर से ठीक पहले कॉन्सुलेट के कर्मचारियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। सम्मान समारोह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी है थम्स अप वीर अवार्ड की। We are also in front of the monument of Vivekananda Rock in Kanyakumari. Today is December 2016, and it's a great feeling driving all the way from Kashmir to Kanyakumari. It all started in a breakfast table. The K2K is a reality. They said, Bonnie, we believe in you. I requested them that, I want you to do something. I wanted to do something for people with disabilities. As I have the, experience of traveling global, but alone on a wheelchair. Thumbs Up, along with Being Human and American India Foundation, launched a campaign focused on unleashing the potential of the differently abled people in our country. It addressed different challenges faced by PWDs in India and worked towards making them job ready. Boniface Prabhu, Paralympic quadriplegic tennis champion, accepted the challenge. And tell 1.25 billion Indians that तूफानी नहीं थमते। थम्स अप वीर अवार्ड के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आर.के. सिंह जी को। श्री आर.के. सिंह जी। आर.के. सिंह है, डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ। आर.के. सिंह ने अपने तूफानी जज्बे से बहादुरी की लकीर तो खींची थी, ऑपरेशन के दौरान आई दिव्यांगता को अपनी यूएसपी बना लिया। मतलब आर.के. सिंह ने दिव्यांगता को कभी अपनी शख्सियत पर हावी नहीं होने दिया। थम्स अप इनकी बहादुरी को सलाम करता है और थम्स अप वीर अवार्ड कैटेगरी में इनका चयन किया गया है। झारखंड के धरधैया के जंगलों में अदम्य साहस की ऐसी कहानी जो अब तक सिर्फ किताबों में ही पढ़ी जा सकती थी, देखिए आज हम और आप इसके साक्षी बने हैं। जॉर्ज कुरुविला जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंच पर आने के लिए और गुजारिश करती हूँ आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें
और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर कपिल गुप्ता को फ्रॉम कार्निवल सिनेमाज। मिस्टर कपिल गुप्ता। शौर्य की ऐसी कहानी जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी, वो आज हम आपको सुना भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। साहस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, सम्मान का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं उदय दिव्यांशु जी। अवार्ड के अगले हकदार कृपया मंच पर आए। उदय दिव्यांशु, सेकंड इन कमांड सीआरपीएफ कोबरा बटालियन। एक दो नहीं, आधा दर्जन से अधिक सफल ऑपरेशन की अगुवाई की है दिलेश दिव्यांशु ने। अपनी कोबरा बटालियन के साथ जून 2010 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के लालगढ़ में 200 से अधिक नक्सलियों से सीधा मुकाबला किया। 15 मिनट की लड़ाई में पराक्रम की लकीर खींच दी। लालगढ़ में दोबारा कानून का राज कायम किया। अदम्य साहस और सूझबूझ भरे नेतृत्व के लिए उन्हें पुलिस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अब जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, ये दरअसल साहस का डबल पैक है। जी हाँ, शायद आप चौंक गए होंगे, दंग हो गए होंगे। मैं सलीम और धर्म की जोड़ी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। ये सलीम धर्म की जोड़ी फिल्मों में जय वीरू की तरह, रियल लाइफ में सीआईएसएफ के इन दोनों जवान कांस्टेबल सलीम खान और एएसआई धर्म सिंह ने 12 अप्रैल 2009 की पूरी रात नक्सलियों से लोहा लिया। अकेले नहीं, 23 लोगों की टुकड़ी के साथ। नक्सली ओडिशा के कोरापुट में बॉक्साइट की खदान पर लूटपाट के लिए आए थे और 200 से ज्यादा की संख्या में थे। 9 घंटे की लड़ाई में 4000 राउंड गोलियां चली। दर्जन भर माओवादी मारे गए, कई पकड़े गए। 23 मार्च 2010 को सीआईएसएफ के रेजिंग डे परेड में इन्हें प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल दिया गया। और अवार्ड ग्रहण के लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कुलोधर दास जी को। कुलोधर दास, कांस्टेबल सीआईएसएफ, पुलिस गैलेंट्री। 4 मार्च 2012 को झारखंड के पीपरवार की कोयला खदान पर हमला करने आए 100 से अधिक नक्सलियों से अपनी टीम के साथ लोहा लिया। नक्सलियों ने बार बार सरेंडर की चेतावनी दी, नहीं तो परिणाम भुगतने की धमकी दी, लेकिन कुलोधर अपने साथियों के साथ डटे रहे। 6 घंटे की लड़ाई में 10 से अधिक माओवादियों को मार गिराया। 50 से अधिक नक्सलियों को मौके से भागने पर मजबूर किया। शौर्य गाथा की तूफानी कहानियों का ट्रेलर भी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं मिस्टर कपिल गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो मंच पर आए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर अनुराग बत्रा को फ्रॉम बिजनेस वर्ल्ड। मिस्टर अनुराग बत्रा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वो शायद इस बीच हमारे साथ नहीं है, तो अवार्ड का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब मैं बुलाना चाहूंगी नरपत सिंह को। अब जो शूरवीर आपके सामने आ रहा है, ये शूरवीर देश के दुश्मनों को जिंदा पकड़ता है। नरपत सिंह राजपुरोहित, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। झारखंड ओडिशा के इलाके में एसएसबी ने पिछले 2 सालों में 24 से ज्यादा खूंखार नक्सलियों को पकड़ने में सफलता पाई। उसमें से 8 सफलता नरपत सिंह राजपुरोहित के नाम है। नरपत गोली कम, दुश्मनों को दिमाग से ज्यादा मारते हैं।
और अगले अवार्ड के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मदन सिंह राठौर को। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मदन सिंह राठौर को। मदन सिंह राठौर, डीआईजी बीएसएफ। मदन सिंह राठौर की वीरता की कस्में वतन का हर सच्चा सिपाही खाता है। मदन सिंह राठौर को 3 बार राष्ट्रपति पुलिस गैलेंट्री दिया गया। अपने करियर में उन्होंने 7 बार फिडाइन ऑपरेशन हैंडल किया, हर बार इसे सफलता के अंजाम तक पहुंचाया। अवार्ड के लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सूबेदार गणेश नाथ जी को। कृपया मंच पर आएं। सूबेदार गणेश नाथ, असम राइफल्स। देश के पूर्वी हिस्से में ऑपरेशन समर स्टॉर्म के नायक रहे हैं सूबेदार गणेश नाथ। मणिपुर के बिशेनपुर जंगल में जान की परवाह किए बगैर गणेश नाथ ने उग्रवादियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ी। असम राइफल के इस शूरवीर ने 3 उग्रवादियों को अकेले मार गिराया। असाधारण बहादुरी और अदम्य शौर्य के लिए सूबेदार गणेश नाथ को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वाकई आप सबों को अपने बीच पाकर हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया है। और अब मैं निर्मला पुरोहित जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अवार्ड ग्रहण के लिए। कृपया मंच पर आ जाएं। बीएसएफ के शहीद कमांडेंट वीपी पुरोहित 15 साल पहले आतंकवादियों के बीच खौफ का दूसरा नाम थे वीपी पुरोहित। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों से लड़ते हुए कमांडेंट पुरोहित ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। 2 अगस्त 2002 को हुए इस ऑपरेशन में कमांडेंट वीपी पुरोहित ने 8 आतंकवादियों से लोहा लिया, 2 को मौके पर मार गिराया, 6 को भागने पर विवश किया। शहीद वीपी पुरोहित को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। सिर्फ 1 मिनट के लिए होगी, तालियों के साथ। वाकई इस कुर्बानी का क्या मोल हो सकता है। ये तो बस हमें हर सांस के साथ इन्हें याद करने का एक मौका जरूर देती है। और वाकई दुआओं में पूरा परिवार हमारे साथ है, इस बात को मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समारोह में अब मैं मंच पर सभी पैरामिलिट्री के डीजी या उनकी तरफ से यहां मौजूद हेड को बुलाना चाहती हूं। सबसे पहले श्री के शर्मा, डीजी बीएसएफ, इन्हें सम्मानित करेंगे माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। मैं इतना कह दूं कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जो डीजी हैं, उनके बिना यह अवार्ड संभव नहीं था। इसीलिए हम विशेष तौर पर उनको सम्मानित कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री ओपी सिंह जी को, डीजी सीआईएसएफ।
सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर कुछ और गणमान्य अतिथियों को बुलाना चाहूंगी। मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री आनंद स्वरूप, इंस्पेक्टर जनरल आईटीबीपी। उनको प्रतिनिधित्व दिया है एसएस अत्ता साहब ने, जो कि आईटीबीपी से किसी व्यस्तता के कारण वो यहाँ पर आज उपलब्ध नहीं हो सके। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कर्नल सुधांशु शर्मा जी को, डायरेक्टर असम राइफल्स दिल्ली एरिया। कृष्णा चौधरी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सम्मान के लिए, कृपया यहां आए। अर्चना जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अर्चना जी कृपया मंच पर आए। आदरणीय गृह मंत्री जी बता रहे हैं कि अर्चना जी पहली महिला डीजी हैं और इसलिए इनके लिए एक बार और जोर से तालियां हो जानी चाहिए। फर्स्ट वुमेन डीजी। वाकई ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब हम और आप मिलकर साहस की ऐसी कहानियों को देखते हैं जिसके बारे में हम बचपन में बस सुना करते थे। ये मौके कम है, लेकिन इस सफर को आगे बढ़ाते हुए अब वोट ऑफ थैंक्स की बारी आती है और इसके लिए मैं राणा यशवंत जी से गुजारिश करूंगी कि वो मंच पर आए वोट ऑफ थैंक्स के लिए। राणा जी आप अपनी बात को रखिए, उससे पहले फोटो सेशन, क्योंकि बहुत जरूरी है कि इस यादगार शाम को हम कैमरे में कैद कर लें। राणा जी अपनी बात कहें तब तक मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सभी डीजी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने अवार्डीज है सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया यहाँ पर आ जाए। पहले अवार्डीज, उसके बाद रिक्वेस्ट कि वो आ जाए यहाँ